स्टूडेंट, हमारी शिक्षण नीतियाँ, युक्तियाँ और विधियाँ चल रही थी, जो कि हमारी मैंने आपको बता दी थी कि ये क्यों यूज़ होती हैं। तो ये अपने जो शिक्षण कार्य है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। और हमारी शिक्षण नीतियों में भी हमारी 5 नीतियाँ हो चुकी थी, और जो कि व्याख्यान नीति थी, प्रदर्शन नीति थी, निरीक्षित अध्ययन नीति हमारी हो चुकी थी, उसके बाद अन्वेषण नीति हो चुकी थी। आज हमारी 6 जो हमारी चल रही थी, 6 हमारी थी प्रायोजना नीति। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। और मैं पहले भी आपको काफ़ी कुछ समझा चुकी हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी अगर मुझे ज़रूरी लगेगा, और आप लोगों को लगे कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो वो आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या देखना है आज। 6 हमारी जो नीति थी वो आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगी, जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रायोजना नीति यानी कि जानते ही होंगे प्रोजेक्ट, तो आप लोग इसमें लिखा भी है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। इसे हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से यूज़ की जाती है शिक्षण में, शिक्षण कार्य में, जिससे कि शिक्षण प्रभावशाली बनता है और स्टूडेंट को समझ में आती हैं चीज़ें, है ना। तो ये जॉन डीवी के जो शिष्य थे किलपैट्रिक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो लोग साइकोलॉजी पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। ये ज़्यादातर आ जाता है। जॉन डीवी के शिष्य कौन थे? किलपैट्रिक। तो उनका ही हम देखते हैं इसमें क्या है। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि को जन्म दिया। जो प्रायोजना नीति है उसे जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, उन्होंने जन्म दिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ मैं ये सारी, कि ये विधियाँ किसकी, नीतियाँ किसकी हैं। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, और नहीं समझ आए तो मैं आगे भी समझाती रहूँगी बीच बीच में, तो आपको समझ आ जाना चाहिए जहाँ तक है। चलिए देखते हैं। उनके अनुसार प्रायोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। स्टीवेंसन ने प्रायोजना को एक समस्या मूलक कार्य बताया जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है। इस विधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उसका हल निकालने में लगे रहते हैं। इसमें छात्र अपनी रुचि व इच्छा के अनुसार कार्य करता है। प्रायोजना के सिद्धांत देखिए, मैंने पहले भी बताया था और आज भी दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ क्या होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग नए होंगे या फिर कभी कभी हम पिछला भूल जाते हैं। तो मैं एक तरह से जो पुराना है उससे हमारा नया टॉपिक कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए मैं इसे दोबारा से एक बार बता दे रही हूँ कि शिक्षण नीतियाँ वो योजनाएं होती हैं जिनमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहारों या व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम, अनुभव और छात्र की जो पृष्ठभूमि है आदि को इसमें विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, शिक्षण नीतियाँ। और ये मैं बता चुकी हूँ कि इनका विधियों का, नीतियों का और युक्तियों का प्रयोग शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने में इनसे सहायता मिलती है। ठीक है। और जो शिक्षण विधियां हैं वो किसे कहा जाता है? जो जिस ढंग से शिक्षण छात्र को ज्ञान प्रदान करता है, जिस ढंग से शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है। और युक्तियां भी मैं आपको बता चुकी थी। युक्तियां क्या होती हैं? ये एक तरह से शिक्षण की आधारशिला उसके नियोजन पर होती है, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे शतरंज में एक कुशल खिलाड़ी नई चालों को सोचता रहता है ना, और वो फिर चालें चलता है। तो उसी तरह एक शिक्षक भी अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो युक्तियां सोचता रहता है, फिर उन्हें विधि में यूज़ करता है। तो युक्तियों का यूज़ कहाँ है ये मैंने आपको बताया है।
और विधि और प्रविधि में मैंने आपको अंतर बताया था। लेकिन ये भी बताया था कि ज़्यादातर लोग इसे एक ही समझते हैं, लेकिन विधि वह होती है जिसके द्वारा छात्र को ज्ञान प्रदान किया जाता है, और प्रविधि में शिक्षक के द्वारा सारी क्रियाएं आती हैं, सारी गतिविधियां उसमें निहित होती हैं। ये मैंने आपको बताया था। चलिए, हमारे 5 हो चुके थे और आज हमारा 6 था नीति, तो वो देख लेते हैं अब जल्दी से। मैंने जल्दी एक्सप्लेन किया है, पहले भी कर चुकी हूँ एक्सप्लेन, इसीलिए मैंने जल्दी किया है। फिर भी अगर दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रायोजना के सिद्धांत, स्वोद्देश्यता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत। प्रत्येक प्रायोजना के नियोजन एवं नियमन करने के लिए इन सिद्धांतों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। प्रायोजना के पद, इसके पद कौन कौन से हैं? प्रत्येक प्रायोजना को निम्नांकित भागों में बांटा जाता है। प्रायोजना का चयन, ये ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट के कौन कौन से पद होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले प्रायोजना का चयन, शिक्षक को ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिसमें छात्र स्वयं योजनाएं बनाने लगे। इस प्रकार से छात्रों द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रायोजनाओं पर स्वतंत्रता पूर्वक छात्र एवं शिक्षक मिलकर विचार विमर्श करें। जहां तक हो सके छात्रों को स्वयं ही प्रायोजना के चयन का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षक को आवश्यकतानुसार चयन की प्रक्रिया में परामर्श देना चाहिए। रूपरेखा तैयार करना, प्रायोजना के चयन के पश्चात उसे पूर्ण करने के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए। कार्यक्रम के निर्धारण में छात्रों को विचार विमर्श के लिए पूर्ण छूट होनी चाहिए। निश्चित रूपरेखा तैयार होने पर विभिन्न उत्तरदायित्व सभी छात्रों में उसकी योग्यता अनुसार बांट दिए जाने चाहिए और इस सब का आलेख करना चाहिए। जैसे विद्यालय को सुंदर बनाने की प्रायोजना के लिए भूमि की नाप, वाटिका का आकार, लगाए जाने वाले पौधों के नाम, पौधे व बीज मंगाने का प्रबंध तथा आवश्यक उपकरणों आदि पर भलीभांति वार्तालाप करके विभिन्न उत्तरदायित्व छात्रों के समूह में बांट देने चाहिए। तो ये था रूपरेखा तैयार करना। उसके बाद है थर्ड, कार्यक्रम का क्रियान्वयन। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के बाद प्रायोजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो जाता है। जिन छात्रों को जो उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं वे पूरे करना शुरू कर देते हैं। छात्रों को अपने उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहन देता है, उनके कार्यों का निरीक्षण करता है और योजना में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकता है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। समझाने लायक मुझे नहीं समझ आ रहा कि कोई चीज़ है, फिर भी नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। मैं हर बार यही कहती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें क्या समझाऊँ मैं, समझ में आ ही रहा होगा और आप लोग एक बार इसे रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाह रही थी, एक बात कि लोग बाग कमेंट करते हैं तो कुछ समझ नहीं आते हैं। बहुत से कमेंट ऐसे होते हैं कि हमारी समझ नहीं आते तो हम उनका जवाब भी ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसे क्लियर करिए। अभी 2-3 दिन पहले भी मेरे पास कमेंट आया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैं उसका आंसर भी नहीं कर पाई ढंग से। आप लोग ठीक से पूछा करिए तो समझ में आए तो हम लोग ढंग से जवाब दें। तो बस यही कहना चाह रही थी मैं। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन। और हाँ, आप लोग ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये क्लियर नहीं दिखाई देती है क्या? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई देती है और ये ब्लर आता है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता। आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों को साफ नहीं दिखाई देती क्या बुक? अगर नहीं देती तो फिर मैं उसके लिए कुछ सोचूंगी, लेकिन अभी मुझे नहीं पता चल रहा कि ये साफ दिखाई देती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिखाई देती है। हो सकता है जो लोग कमेंट करते हैं उनका नेट प्रॉब्लम हो, उससे भी ब्लर हो जाता है कई बार। तो
बताइएगा आप लोग कि क्लियर नहीं है तो फिर और कुछ सोचेंगे। चलिए देखते हैं इसे। मूल्यांकन। योजना पूर्ण होने के बाद शिक्षक एवं छात्र मिलकर मूल्यांकन करते हैं। प्रायोजना के उद्देश्य के आधार पर प्रायोजना की सफलता तथा असफलता पर विचार किया जाता है। समय समय पर छात्र अपने अपने कार्य पर विचार करते हैं, की गई गलतियों को ठीक करते हैं और उपयोगी ज्ञान की पुनरावृत्ति करते हैं। प्रायोजना के प्रकार, किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं तो वो देखते हैं हम। आज जहाँ तक है एक ही हम करा पाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रायोजनाएं बनाकर छात्रों को सक्रिय ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। ये प्रायोजनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। देखिए, पहली है निर्माण संबंधी प्रायोजना। जैसे विद्यालय में वाटिका, संग्रहालय, एक्वेरियम, टेरेरियम, वाइवेरियम यंत्रों आदि के निर्माण संबंधी प्रायोजनाएं। निरीक्षण संबंधी प्रायोजना, इसमें पर्यटन आदि के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे, जलवायु, वनस्पति, पुष्पों आदि की विशेषताओं के निरीक्षण के लिए प्रायोजनाएं बनाई जा सकती हैं। तीसरा है उपभोक्ता प्रायोजना, जैसे कृषि, बागवानी आदि। संग्रह संबंधी प्रायोजना, जैसे विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, पौधे, चित्र, मॉडल आदि के संग्रह संबंधी प्रायोजनाएं। पहचान संबंधी प्रायोजना, जैसे फल, फूल, बीज, जड़, जीव जंतु के वर्ग एवं श्रेणी संबंधी प्रायोजनाएं। 6 है हमारा शल्य कार्य संबंधी प्रायोजना, जैसे जीव जंतु, जड़, तना, फूल, फल आदि को काटकर उनके आंतरिक अंगों के अध्ययन संबंधी प्रायोजनाएं। समस्यात्मक प्रायोजना, जैसे आहार में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार आदि। प्रायोजना नीति की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं आइए देख लेते हैं। देखिए, आप लोग की समझ में आई होंगी कि किस प्रकार की प्रायोजना होती हैं। तो ये 7 है, मैंने आपको बता दी हैं। इसे आप रीड करिएगा, समझ में आ जाएगी। नहीं आए पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रायोजना नीति की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। छात्र स्वयं चिंतन करके पढ़ते हैं और कार्य करते हैं, ये इसकी विशेषता है। देखिए, इसमें छात्र एक्टिव रहता है। ये नहीं कि टीचर पढ़ाता जा रहा है और बच्चे नीरस हो रहे हैं या निष्क्रिय हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें खुद ही छात्र पढ़ता है और एक्टिव रहता है और करके सीखते हैं, तो वो जल्दी सीख लेते हैं ना। छात्र पूरी योजना में सक्रिय रहता है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के ही कार्य छात्रों को करने पड़ते हैं। फलस्वरूप श्रम के प्रति निष्ठा उनमें जागृत होती है। छात्र अपने उत्तरदायित्वों को समझता है एवं पूरा करता है। छात्रों में धैर्य, संतोष तथा आत्मसंतुष्टि के भाव जागृत होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह स्वयं करके सीखने पर आधारित है। विभिन्न विषयों में सहयोग स्थापित होता है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अब इसके दोष क्या हैं। हर चीज़ में मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि कुछ खूबियाँ होती हैं तो उसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं, तो इसके भी कुछ दोष हैं, तो देख लेते हैं जल्दी से। यह कला शिक्षण में अधिक समय लेती है। थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गई। यह कक्षा शिक्षण में अधिक समय लेती है। देखिए, मैं जल्दबाजी में पढ़ती चली जाती हूँ, कई बार हो सकता है मुझसे भी गलतियाँ हो जाती होंगी, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, या आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि वो मैं क्या लिखा हुआ है। तो कभी कभी मैं जल्दबाजी में कर देती हूँ। आगे है, ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त नहीं होता। निश्चित पाठ्यक्रम इस नीति से पूरा करना कठिन है। शिक्षक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक व्यवसाध्य है। अनुभवहीन शिक्षकों के लिए कठिनाइयाँ पैदा करने वाली है। वास्तविक सिद्धांतों का सही ज्ञान नहीं होता है। और इसमें जो सुझाव दिए गए हैं वो हैं, सुझाव देख लेते हैं कि क्या सुझाव दिए गए हैं कि किस तरह से इसमें हमें किस तरह से क्या करना चाहिए और क्या इसकी कमी है तो उसे दूर करना चाहिए, तो वो इसमें दिए गए हैं। प्रायोजना का निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। प्रायोजना में सभी छात्रों को यथा योग्य
योग्य उत्तरदायित्व देने चाहिए। प्रत्येक आंकड़े का लिखित आलेख अवश्य होना चाहिए। छात्रों को विचार विमर्श की खुली छूट अवश्य होनी चाहिए। देखिए, जब हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसका उद्देश्य तो होना ही चाहिए। बिना उद्देश्य के तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमें उसका उद्देश्य बनाना चाहिए पहले कि हमें ये उद्देश्य है हमारा इस कार्य को करने का। ठीक है, सभी छात्रों को उसके जो सहयोग है, उनका जो कार्य है वो दे देने चाहिए, बांट देने चाहिए। और जो भी हमारे आंकड़े आते हैं उन्हें लिख कर, क्योंकि भूल जाते हैं तो इसलिए लिख कर हमें तैयार करनी चाहिए। और हर एक स्टूडेंट को खुली छूट देनी चाहिए कि वो अपने विचार रख सके खुलकर कि क्या उसकी सोच है, उसने क्या देखा इसमें, तो क्या सीखा, ये सब उसे छूट देनी चाहिए। ये इसमें सुझाव दिए गए हैं कि इस तरह से होना चाहिए। तो ये था हमारा 6 नीति। और उसके बाद हमारी है 7। तो ये आज हमारी ज़्यादा ही लंबी हो गई है। अब 7 को तो हम कल ही देखेंगे, जो कि हमारी दत्त कार्य नीति है। दत्त कार्य का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, और यहाँ लिखा भी है असाइनमेंट। तो इसे हम कल ही देखेंगे और आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। बाकी इनमें ऐसा कुछ है नहीं, ना तो समझाने लायक है और ना ही इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि हमारी कोई चीज़ ना छूटे, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आ भी जाते हैं कई बार, लेकिन इसमें से नहीं आते जो बातें। कुछ नीतियां हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनमें से ही आते हैं। लेकिन आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि अब मैं इसमें से कुछ छोड़ दूंगी। मान लीजिए ये नीतियां हैं 21 हैं शायद, हाँ 21 ही होंगी ये नीतियां हैं 21। तो अगर मैं आपको केवल जरूरी कराऊंगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन सी नीति थी जो इसके अंदर आती थी। बस मैं इसीलिए सारी करा रही हूँ कि आपको बस ये पता चल जाए कि हाँ इसमें 21 नीतियां हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपको नॉलेज हो गई। बाकी जो ज़रूरी है उन्हें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और बता दूँगी कौन सी ज़रूरी है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बस इसलिए मैं आपको ये सारी करा रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, समझ के करिए। कभी कभी कुछ चीज़ें कहीं कहीं काम आ जाती हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं आएगा तो बिल्कुल समझना ही नहीं है आपको। ऐसा मत करिएगा। जो चीज़ कर रहे हैं पूरे मन से करिएगा और अच्छी तरह समझिएगा, और आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ रहा है। तो जब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है और अच्छे से समझ आ सकती है तो उस चीज़ को अच्छे से समझिए। पता नहीं कब क्या चीज़ कब काम आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, इसीलिए। और देख लीजिए अच्छी तरह। और हमेशा की तरह जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।